एवरीवन, दिस साइड भूमिका ठक्कर और आज जो चैप्टर 8 है उसका क्लास होगा। अपने 6 के बाद डायरेक्ट जंप किए चैप्टर 8 में, क्योंकि 7 देखने में बड़ा है जो वाइंड अप चैप्टर है, लेकिन उसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत कम आते हैं और मेजरली वही सब आते हैं कि कितने % वोटिंग होगा तब जाके रिजल्ट जो है अपना PR बनेगा या जो भी आगे का बात है, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। फिलहाल के लिए अपने जो स्टार्ट करेंगे दैट इज़ फ्रॉम चैप्टर 8 से अभी, ठीक है। जो अपने यहाँ पे मिशेलिनियस प्रोविजंस देखेंगे, जितने भी अलग अलग टाइप के प्रोविजंस है जो बच गए हैं, जैसे कि अपना रजिस्टर वैल्यूअर, इसका एलिजिबिलिटी क्या है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको MCQ की फॉर्मेट में किसी भी वे पे आ सकता है। जैसे कि एलिजिबिलिटी रजिस्टर वैल्यूअर की कब बनती है, जब क्या है कि जो पर्सन है वो इज़ द वैल्यूअर मेंबर ऑफ द रजिस्टर वैल्यूअर ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसका वो मेंबर है, ठीक है। उसके बाद फिर रिकमेंडेड बाय द रजिस्टर वैल्यूअर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, या फिर वो पास किया एग्जामिनेशन, उसके बाद अपना पास भी करना चाहिए वैल्यूएशन वाला एग्जामिनेशन जो है, विद इन 3 साल के अंदर उसको पास करना है फ्रॉम द डेट ऑफ मेकिंग द एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन, ठीक है। ये चीज़ आपको MCQ के फॉर्मेट में आ सकता है कि भैया उसने क्या किया है कि रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया है और वहाँ से फिर उसको कितने दिन के अंदर कितने सालों के अंदर उसको एग्ज़ाम पास करना है। तो 3 साल के अंदर आप उसको एग्ज़ाम पास करना है फ्रॉम मेकिंग रजिस्ट्रेशन वहाँ के उस डेट से, ठीक है। इसके बाद वो माइनर नहीं होना चाहिए, क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस वैसा होना चाहिए, तो वो अपने आगे पढ़ेंगे। उसके बाद हैज़ नॉट बिन डिक्लेयर ऑफ अनसाउंड माइंड का नहीं होना चाहिए, रेसिडेंट इन इंडिया का होना चाहिए, बैंकक्रप्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है, अनडिस्चार्ज वाला बैंकक्रप्ट, ठीक है। उसके बाद फिर कन्विक्टेड बाय द कोर्ट नहीं होना चाहिए। कन्विक्टेड बाय द कोर्ट कितने सालों के लिए, एक्सीडिंग, अगर विद इन 6 मंथ है तब तो ठीक है, एक्सीडिंग 6 मंथ है, ठीक है, या फॉर एन ऑफेंस इन्वॉल्विंग मोरल टर्पाइट and a period of 5 years has not lapsed from the date of expiry of such sentence। अगर विद इन 6 मंथ बोलेगा या बराबर 6 मंथ बोलेगा, ठीक है, तब वो बन सकता है। बट एक्सीडिंग 6 मंथ का उसको इम्प्रिजनमेंट लग चुका है, तो वहाँ से 5 साल का जो गैप है ये फुलफिल हो जाना चाहिए, तब जाके वो एलिजिबल होगा बनने के लिए, ठीक है। उसके बाद नॉट बिन लीव बाय द पेनल्टी, पेनल्टी इस सेक्शन में नहीं लगनी चाहिए जो अपना इनकम टैक्स का है, वो आप सेक्शन देख लो, थोड़ा सा इसको रटना पड़ेगा। इसके अलावा अब अपने पढ़ेंगे कि कोई पार्टनरशिप एंटिटी है या फिर कोई कंपनी है, उसमें एलिजिबिलिटी कंडीशन किस तरह की। अभी अपने पढ़े कि पर्सन्स, ठीक है, पर्सन में क्या एलिजिबिलिटी कंडीशन लगती है। अब अपने पढ़ेंगे पार्टनरशिप एंटिटी और कंपनी में। तो इसमें बोलते हैं कि नो एनी पार्टनरशिप एंटिटी कंपनी शॉल बी एलिजिबल एज अ रजिस्टर वैल्यूअर। अगर ऐसा हुआ तो वो एलिजिबल नहीं होंगे। क्या क्या हुआ, अगर उसमें अदर देन रेंडिंग प्रोफेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज वाले ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा गया कि रेंडरिंग प्रोफेशनल सर्विसेज तब ठीक है, फाइनेंशियल सर्विसेज तब ठीक है, वैल्यूएशन सर्विसेज तब ठीक है, इसके अलावा कुछ और लिखा हुआ है तो नहीं अलाउड है। इसके बाद इसके जितने भी पार्टनर डायरेक्टर्स वगैरह है उन सब में ये वाले क्लॉज लगने चाहिए जो अपने अभी ऊपर पढ़ के आए, पर्सन वाले क्लॉजेस जितने थे। उसके बाद वो IBC कोड में नहीं होना चाहिए कि उसमें इंसॉल्वेंसी वाला काम चल रहा है तो उसमें एलिजिबिलिटी नहीं आएगा। फिर उसमें से 3 या 3 से ज़्यादा पार्टनर डायरेक्टर, विच एवर इज लोअर बोल रहा है, ठीक है, वो क्या होने चाहिए, रजिस्टर वैल्यूअर नहीं है। अगर नहीं है तो फिर नहीं होगा, एलिजिबिलिटी नहीं आएगी। एटलीस्ट 3 बंदा ऐसा होना चाहिए जिसको वो पढ़ाई आनी चाहिए रजिस्टर वैल्यूअर वाली, वो एग्ज़ाम पास होना चाहिए उसका। फिर इसमें क्या हो रहा है कि 5th वाले पॉइंट में ऐसा हो रहा है कि जैसे मान लो कि पार्टनर है पार्टनरशिप फर्म का, वो पढ़ाई किया लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यूएशन का, ठीक है, उसको ये काम आता है। और ये पार्टनरशिप फर्म क्या बोलती है कि हम ना फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो होता है ना उसको हम वैल्यू करके आपको देंगे। ये तो नहीं होगा। अगर पार्टनर पढ़ा हुआ है, उसके पास सर्टिफिकेट है उसका लैंड एंड बिल्डिंग के वैल्यूएशन करवाने का, तो वो कैसे कर सकता है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को वैल्यू, तो वो फिर लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यूएशन ही कर सकता है वैसा। और वो मेंबर अदर देन रजिस्टर वैल्यूअर ऑर्गेनाइजेशन नहीं होना चाहिए।
मोर देन वन रजिस्टर वेलवर का जो मेंबर है वो चले, प्रोवाइडेड दैट इट शॉल नॉट बी द मेंबर ऑफ मोर देन वन सच रजिस्टर वेलवर ऑर्गेनाइजेशन एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम के अंदर मोर देन वन रजिस्टर वेलवर का मेंबर नहीं होना चाहिए। और जितने भी कंप्लाइंसेस है वो लिखा हुआ है कि 6 मंथ के अंदर अपने को कंप्लाई करना है। तो ये सब इतना रिलेवेंट नहीं था। मेन चीज़ इसमें रिलेवेंट था ये वाली बात, कि 3 साल वाली बात। इसके बाद अपना ये जो है कॉम्पिटेंट कोर्ट वाला चीज़, 6 मंथ और 6 मंथ एक्सेस वाला चीज़। इसके बाद इसमें भी है कि 5 years हैज़ नॉट लैप्स, ठीक है, जो अपने ये पेनल्टी प्रोविज़न पढ़ के आए इसमें भी वही चीज़ था, और जो कन्विक्टेड था उसके लिए भी वही चीज़ था, और पार्टनरशिप के लिए जो 3 या 3 से ज़्यादा वाला जो पॉइंट है, ये सब चीज़ एमसीक्यू की फॉर्मेट में आ सकती है। इसके अलावा क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस वाला जो अभी ऊपर पढ़ के आए अपने की एज सच क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो कितना होना चाहिए इंडिविजुअल्स में। तो बोल रहे हैं कि अगर आप ग्रेजुएट हो तो पोस्ट ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट में डिग्री होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए, वही पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए इन स्पेसिफाइड डिसिप्लिन फ्रॉम किसी यूनिवर्सिटी से रिकॉग्नाइज इनकॉर्पोरेटेड इन लॉ एट द एंड एटलीस्ट 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। मतलब आप अगर ग्रेजुएट हो तो आपका 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। बीकॉम किया हुआ है, 3 साल का एक्सपीरियंस लो, तब जाके आप रजिस्टर वेल्यूअर बनोगे, एलिजिबल होगे। फिर अगर बैचलर डिग्री है, बीकॉम डिग्री है या सच इक्विवेलेंट डिग्री है, तो उस टाइम में 5 साल का करना पड़ेगा आपको ट्रेनिंग, तो उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए। लेकिन अगर आप मेंबर ऑफ किसी प्रोफेशनल बॉडी हो, CA CA CMA वगैरह हो, तो इन सच अ केस में आपको क्या है, 3 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, ठीक है। ये जो हाँ मेंबर वाला मेंबरशिप ऑफ द प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट है, उसमें 3 साल का एक्सपीरियंस लगता है आफ्टर सच मेंबरशिप के बाद, ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री का मतलब हुआ, अगर आपको क्वेश्चन पूछेगा ना, अगर आपका MBA किया हुआ है तो ये पोस्ट ग्रेजुएट हो गया, तो इन सच अ केस में 3 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। आपको क्वेश्चन पूछेगा कि आपने बीकॉम किया हुआ है, तब आप क्या बोलोगे, 5 ईयर का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, क्योंकि अभी आपका बैचलर डिग्री है। आप बोलोगे कि आप CA हो, अब आपको कितने साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, तो 3 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, इसके बाद आप बन सकते हो। अब कितने अटेम्प्ट्स अलाउड है, अटेम्प्ट्स में कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। अपने 3 साल के अंदर एग्जाम खत्म करना है, लेकिन अटेम्प्ट्स में कोई लिमिट नहीं है। एप्लीकेशन फॉर सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, तो इसको कैसे अप्लाई होगा, ठीक है। तो ये इंडिविजुअल भी अप्लाई करेगा, आपने ऊपर देख लिया, इंडिविजुअल भी अप्लाई करता है और एक पार्टनरशिप एंटिटी है, कंपनी भी अप्लाई करती है, दोनों अप्लाई करेंगे। अथॉरिटी कौन होगा, CG, अपना सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। प्रेस्क्राइब फीस होंगे, ठीक है, फीस वगैरह देते हुए अब ये CG क्या करेगी, 21 दिन के अंदर अंदर, ठीक है, 21 दिन के अंदर अंदर, ये A क्या है, ये A फॉर्म है, ये B क्या है, ये B फॉर्म है, ये A फॉर्म में अप्लाई करते हैं, ये B फॉर्म में अप्लाई करते हैं। अब यहाँ से वो 21 दिन के अंदर अंदर अगर CG को लगता है कि मेरे को एडिशनल एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो वो मांगेगा, या फिर कोई डिस्क्रिपेंसीज है उसमें दिख रही है, तो उसको बोलेगा कि आप इसको रिमूव करके फिर से फ्रेश दीजिए हमको फॉर्म, या तो फिर बोलेगा कि आप अपीयर हुई है, मेरे से मीट कीजिए, ठीक है। अगर उसको लगता है कि सब कुछ ठीक है, तो उस केस में 60 डेज के अंदर अंदर जैसा भी हो, मान लो डिस्क्रिपेंसी थी भी और सब कुछ ठीक भी चल रहा था, ये यहाँ से रिप्लाई भी ठीक आ रहा था, तो इसमें टाइम नहीं लगेगा ज़्यादा। इसमें यहाँ से जो एप्लीकेशन गया वहाँ से 60 डेज के अंदर अंदर फॉर्म C में अपना जो सर्टिफिकेट है वो आ जाएगा। बट अगर ये सारे चीज़ें हुए तो इन सच केस में क्या होगा कि उससे बोला जाएगा कि आप 21 दिन के अंदर अंदर ये सारे बातें उससे डिस्कस किए जाएंगे कि आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन दो, डिस्क्रिपेंसीज जो दिख रही है हमको वो रिप्लाई दो, अपीयर हो मेरे सामने, ये सब बातें होंगी। अब क्या होगा, बोलता है कि 45 डेज के अंदर CG क्या करती है, वहाँ से एडिशनल डॉक्यूमेंट्स और ये सब जो क्लैरिफिकेशंस आया उन सबको रीड करेगी। मतलब यहाँ से रिप्लाई भी आएगा, जब 21 दिन के अंदर वो दे रही है तो ये लोग रिप्लाई भी करेंगे इसको,
तो इसे 45 डेज़ के अंदर जितने भी क्लैरिफिकेशंस वगैरह हैं वो देखा जाएगा। फिर उसका रिस्पॉन्ड करेगी, 45 डेज़ में आएगा, देखेगी, फिर उसका रिस्पॉन्ड करेगी वो 15 दिन के अंदर। अब नहीं, ये पूछ रही है कि एडिशनल क्लैरिफिकेशन चाहिए 45 डेज़ के अंदर। अब वो रिस्पॉन्ड करेगी, यानी कि सीजी रिस्पॉन्ड अपने उसको रिस्पॉन्ड करेंगे 15 दिन के अंदर। अब रिस्पॉन्ड करने के बाद फिर से सीजी देखेगी कि हमको एक्सेप्ट करना है कि हमको रिजेक्ट करना है। फिर आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा डायरेक्ट कि फिर से आप आओ एडिशनल क्वालिफिकेशन, एडिशनल जो इन्फॉर्मेशन चाहिए फिर से आपको मांगा जाएगा, नहीं, एक बार मांगा जाएगा। 45 डेज़ के अंदर ये लोग अपने को मांगेंगे, ठीक है। ये वाला जो है ना, इसके साथ इसको लिंक करना है, 60 डेज़ के साथ ही खत्म होने वाला। जब खत्म नहीं होने वाला है तो 45 डेज़ का ही टाइम लेगा। 45 डेज़ के बाद अपने 15 दिन में रिस्पॉन्ड करेंगे, फिर 30 दिन के अंदर अंदर ये लोग एक्सेप्ट किया रिजेक्ट करेंगे हमको। अपने जो ये अभी स्टार्टिंग में पढ़ रहे थे उसमें वापस ले जाती हूँ आपको। यहाँ पे ये नोट डाउन कर लेना कि यहाँ जो फीस लगता है अपने को वो अपना लगता है 5,000 और इधर अपने को लगता है 10,000 का, और ये नॉन रिफंडेबल फीस होती है, ठीक है। इसके बाद ये जो 45 डेज़ वाली जो मैंने बात बोली, ठीक है, ये क्या है कि ये 21 दिन के अंदर अपने को तो पहले ये सब मांगेगा कि ये सारे चीज़ें मेरे को लाइए। फिर अपीयरेंस होगा या जो एक्सप्लेनेशंस देना था वो एक्सप्लेनेशन ये इंडिविजुअल और पार्टनरशिप देंगे, और इसके बाद जाके 60 दिन के अंदर उसको एक्सेप्ट करना है तो फॉर्म सी में एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। लेकिन अगर इसको रिजेक्ट करना है तो इन सच ए केस में 45 डेज़ में ये रिजेक्ट करेगा, प्लस ये एडिशनल डॉक्यूमेंट्स और क्लैरिफिकेशंस और रीज़न अपना देगा कि ये सब रीजंस के कारण हम आपको रिजेक्ट करते हैं। फिर मेरे को वहाँ से 15 दिन का टाइम मिलेगा कि हम उसको रिस्पॉन्ड करें, और वो रिस्पॉन्ड के बाद तब जाके फाइनल वाला रिजेक्ट या फिर अपने को एक्सेप्ट वाला बात पता चलेगा। तो ये वो चीज़ था, ठीक है। इसमें ये जो फीस वाली बातें हैं ये आप नोट डाउन कर लेना। इसके बाद कॉम्पोजिशन ऑफ द कमिटी हुज रिकमेंडेशंस द सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करती है, मॉडिफाई करती है अपने वैल्यूएशन स्टैंडर्ड को, जिसके रिकमेंडेशंस है। तो वो अपनी कमिटी कौन सी हुई, वैल्यूएशन स्टैंडर्ड जो अपने बनाते हैं। तो मॉडिफाई द वैल्यूएशन स्टैंडर्ड और रिकमेंडेशन ऑफ द कमिटी सेटअप अंडर रूल 19 में जो सेटअप की गई है। तो उस कमिटी की कॉम्पोजिशन में कौन है, एक चेयरमैन है, एक मेंबर है MCA का, फिर एक मेंबर नॉमिनेटेड बाय IBC बोर्ड ऑफ इंडिया, फिर अपना मेंबर नॉमिनेटेड बाय लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट है, फिर वहाँ से 4 मेंबर नॉमिनेटेड बाय द CGA रिप्रेजेंटिंग द अथॉरिटीज़ अलाउिंग द वैल्यूएशंस बाय द रजिस्टर वैल्यूअर, फिर 4 मेंबर रजिस्टर वैल्यूअर ऑर्गेनाइजेशन से नॉमिनेट होगा, नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर 2 रिप्रेजेंट करेगा इंडस्ट्री को, और प्रेसिडेंट ऑफ ICI, ICSI, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ये सब भी बैठते हैं। जो यहाँ पे चेयरमैन है और द मेंबर ऑफ कमिटीज़ है, उसका टेनर चेयरमैन का 3 साल हो गया, मेंबर्स और कमिटी सबका मिला के 3 साल है, और मैक्सिमम 2 टेनर ऐसा बैठेगा, तो 3-3 साल का 2 टेनर बैठ जाएगा। तो ये बस एक बार आपको रीड करके चलना है, हो सकता है MCQ इसमें बन जाए। क्या ना कंपनी विद रजिस्टर वैल्यूअर ऑर्गेनाइजेशन बन सकती है? नो। उसको क्या करना पड़ेगा, रजिस्टर वैल्यूअर ऑर्गेनाइजेशन कौन बन सकता है, सेक्शन 8 कंपनी बन सकती है। अगर वो कंपनी बनी हुई है तो उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा विद इन 1 साल के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ दिस रूल। तो रूल तो कब का बन चुका है। अब जितना भी नया बनता है रजिस्टर वैल्यूअर ऑर्गेनाइजेशन वो सेक्शन 8 ही बनता है, डायरेक्ट ट्रस्ट के नाम पे ही बनता है। इसके बाद अगर रूल ब्रेक हुआ तो पनिशमेंट कितना है, 5,000 फर्स्ट डे लगेगा। फर्स्ट डे के बाद से आफ्टर द फर्स्ट डे 500 रुपीज़ करके पर डे चलता जाएगा कंटिन्यू जब तक ये फेलियर हो रहा है। फॉल्स या मिसलीडिंग रिपोर्ट, ठीक है, या सर्टिफिकेट्स इशू कर रहा है रजिस्टर वैल्यूअर, तो इन सच अ केस में उसको डायरेक्ट 447 लग सकता है, फ्रॉड वाला जो होता है। व्हाट आर द रीजनेबल कॉजेज फॉर रजिस्ट्रार टू रिमूव द नेम ऑफ द कंपनी। अब कंपनी का जो नेम है वो रिमूव कर देता है कभी कभी रजिस्ट्रार, तो उसका पॉसिबल रीजंस क्या क्या हो सकता है पूछ रहा है।
उसने क्या किया है कि कमेंस नहीं किया बिजनेस विद इन 1 ईयर ऑफ द इनकॉर्पोरेशन, या तो ओमिटेड है। कंपनी नॉट कैरिंग द बिजनेस आफ्टर द फिजिकल वेरिफिकेशन कैरिड आउट, तो फिजिकल वेरिफिकेशन किया गया और पता चला कि ये कंपनी बिजनेस ही नहीं करती है, दिखा रही है कि हम बिजनेस कर रहे हैं ये वो है, लेकिन एक्चुअल में तो वहाँ बिजनेस ही नहीं है। ठीक है, फिर सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडा यहाँ पे पेड ही नहीं किया है, तो क्या होता है ना, एक फॉर्म होता है INC 20A समथिंग, एक फॉर्म होता है आई गेस, मैंने एक बार फाइल किया है इसको। तो इनकॉर्पोरेशन के बाद 180 डेज के अंदर एक फॉर्म फाइल करना पड़ता है, जिसमें अपने ना क्या करते हैं, पासबुक चिपकाते हैं। जो कंपनी का पासबुक बना होता है वो वहाँ पे अटैचमेंट के नाम पे जाता है, स्कैन होके उसमें दिखता है कि जो एक्चुअल सब्सक्राइबर है उन लोगों ने पैसा दे दिया है, तो वो वाला यहाँ पे फाइलिंग नहीं हुआ है, या तो फिर बिजनेस कैरिड ऑन ही नहीं हुआ है इमीडिएटली प्रोसीडिंग 2 फाइनेंशियल ईयर्स एंड वाज नॉट अप्लाई टू ऑब्टेन द डोरमेंट कंपनी का स्टेटस। अगर आप 2 साल से कर ही नहीं रहे हो बिजनेस, तो आपको डोरमेंट के कंपनी का स्टेटस के लिए अप्लाई करना चाहिए था, वो भी आपने नहीं किया, तो यहाँ पे रजिस्टर डायरेक्ट आपका नेम उड़ा देगा, ये उसके पास पावर है। या तो ऐसा हो सकता है कि क्या है कि कंपनी खुद ही एप्लीकेशन जमा कर रही है, कैसे, SR पास करके। ठीक है, या तो वो 5 रीज़न है, या तो फिर कंपनी खुद ही SR जमा कर रही है रजिस्ट्रार को, और ये रजिस्ट्रार फिर 30 दिन के अंदर कंपनी को इंटीमेट कर देता है और ऑफिशियल गैजेट में भी डाल देता है, हल्ला बोल देता है कि भैया देखो इसका नाम हम यहाँ से हटा रहे हैं। एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 248 इज रिस्ट्रिक्टेड इफ एट एनी टाइम इन द प्रीवियस 3 महीने में, ये जो एप्लीकेशन यहाँ पे जा रहा है ना, ये वाला जो एप्लीकेशन है वो रिस्ट्रिक्टेड है इफ इन एनी 3 महीना में, प्रीवियस 3 महीना के अंदर अंदर क्या हुआ है, आपने अपना नाम चेंज किया या तो फिर अपने रजिस्टर्ड ऑफिस को शिफ्ट किया है, मेड या डिस्पोजल या वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी या राइट, किसी प्रॉपर्टी को आपने बेचा है, इंगेज इन एनी अदर एक्टिविटी एक्सेप्ट दैट वन विच इज नेसेसरी या फिर एक्सपीडिएंट, कोई अदर एक्टिविटी में आप इन्वॉल्व अपना ऑब्जेक्ट लॉस के अलावा, या तो वाइंड अप का एप्लीकेशन जमा किए उससे पहले ही 3 महीने के अंदर अंदर में ही, या मेड एन एप्लीकेशन टू ट्राइब्यूनल को फॉर सैंक्शनिंग फॉर अ कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट, जो अपने ऊपर पढ़ के आए चैप्टर्स में, तो वो वाला कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट के लिए आपने अप्लाई किया था, तो अब 3 महीने के बाद आप सडनली आ रहे हो और आपको बोलना है कि आपका रजिस्ट्रार से नाम हटा दो, नहीं होगा। तो ये सारे केसेस में कंपनी अप्लाई खुद में नहीं कर सकती, और फ्रॉडुलेंट एप्लीकेशन फाइल हुआ तो क्या होगा, 447 का जो फ्रॉड वाला सेक्शन का अपना है पेनल्टी, वो अपना लग जाएगा। ठीक है, कोई पर्सन है एग्रीड है बाय एन ऑर्डर ऑफ द ट्राइब्यूनल, ठीक है, तो ट्राइब्यूनल का कोई ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ द रजिस्ट्रार है, सॉरी, तो रजिस्ट्रार के ऑर्डर से कोई पर्सन एग्रीड है, परेशान है, तो वो क्या करेगा, ट्राइब्यूनल के पास जाएगा, उसको अप्लाई करेगा, अपील करेगा विद इन 3 साल के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रार का जो ऑर्डर आया। इसके बाद अगर ट्राइब्यूनल इज ऑफ द ओपिनियन कि जो रिमूवल ऑफ नेम था रजिस्ट्रार के द्वारा किया गया वो जस्टिफाइड नहीं था, तो इट में ऑर्डर रिस्टोरेशन ऑफ द नेम एंड रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दोनों को दी जाएगी सुनने की। उसके बाद द कॉपी ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ट्राइब्यूनल शॉल बी फाइल विथ रजिस्ट्रार को विद इन 30 डेज के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर से, एंड रजिस्ट्रार को शॉल कॉज द नेम ऑफ द कंपनी टू बी रिस्टोर, तो उसको उसका नेम वापस से रिस्टोर करना पड़ेगा। उसके बाद कंपनी मेंबर क्रेडिटर वर्कमैन एग्रीव्ड है बाय द नेम रिमूवल ऑफ द रजिस्ट्रार, जो रजिस्ट्रार ने नेम यहाँ पे हटा दिया था, तो कंपनी भी एग्रीव्ड है, मेंबर भी एग्रीव्ड है, क्रेडिटर भी एग्रीव्ड है, वर्कमैन भी एग्रीव्ड है, कोई भी एग्रीव्ड हो सकता है। तो इन सच ए केस में वो अप्लाई करेंगे, ट्राइब्यूनल को एप्लीकेशन जमा करेंगे द नेम ऑफ द कंपनी टू बी रिस्टोर का, गिव सच अदर डायरेक्शंस एज में डीम, है ना। अब ट्राइब्यूनल ऑन एप्लीकेशन ऑफ देम
ऑर्डर द नेम ऑफ द कंपनी टू बी रिस्टोर, गिव सच अदर डायरेक्शन एप्लीकेशन, जो भी उसको देना है, हाँ, और वो देंगे। ये चीज़ के लिए कब तक अलाउ है अपने को एप्लीकेशन जमा करना? बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 20 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट। जो यहाँ पे ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश हुआ था ना, इस दिन से, जिस दिन ये रीज़न पता चले, या तो फिर इसने एप्लीकेशन जमा किया, वहाँ से अपने को 30 दिन के अंदर अपने को कंपनी को इंटीमेट कर दिया गया था और ऑफिशियल गैजेट में बता दिया गया था। तो ये वाले डेट से अपने को 20 साल अलाउड है। अगर कोई कंपनी करना चाहती है, मेंबर करना चाहती है, क्रेडिटर करना चाहती है, वर्कमैन उसकी करना चाहती है, तब कंपनी का नाम रीस्टोर। लेकिन इन सच केस कोई भी अदर पर्सन है जो एग्रीव्ड है, बाहर वाला कोई भी आदमी, तो उसको 3 साल के अंदर अंदर ही करना पड़ेगा। अब आता है गवर्नमेंट कंपनी के कुछ प्रोविजंस हैं जो नॉर्मल से एकदम ध्यान से सुन लो। कि कोई कंपनी है जिसमें 51% से ज़्यादा बराबर का पेड अप शेयर कैपिटल कौन होल्ड कर रहा है? सीजी होल्ड करिए या एसजी होल्ड करिए, पार्टली बोथ होल्ड कर रहे हैं, एंड उसकी एक इमीडिएट सब्सिडरी होनी चाहिए। वो दोनों ही सिर्फ गवर्नमेंट कंपनी कहलाएगी। इसके अलावा तुमको बोलोगे कि पहली के बाद दूसरी सब्सिडरी, फिर उसके नीचे वाली सब्सिडरी, नहीं, जस्ट एक इमीडिएट वाली सब्सिडरी ही अलाउड है और उसकी एक सब्सिडरी ही अलाउड है। ठीक है, ये आपको एमसीक्यू में आ सकता है। सिर्फ जस्ट एक वाली, उसके बाद की बात वाली सब्सिडरी, एसोसिएट, ये सब बोलो नहीं चलेगा। और उसमें भी ये वर्ड लिखा है सब्सिडरी, एसोसिएट अलाउड ही नहीं है, मतलब उसको गवर्नमेंट कंपनी अपने नहीं बोलेंगे। यहाँ पे मेंबर में कौन कौन है? सीजी है, एसजी है, या तो देखो सीजी या एसजी हो सकते हैं, इस टाइप से मिक्स हो सकते हैं। या तो सिंगल सीजी होगा, या तो सिंगल एसजी होगा, या तो सीजी एसजी मिला के होगा, या तो फिर बहुत सारी एसजीज होंगे। ठीक है, तो इन सच केस में क्या करेगा? ये लोग अपना एनुअल रिपोर्ट प्रिपेयर होगा विद इन 3 महीने के अंदर ऑफ देयर एजीएम। जब एजीएम हुआ वहाँ से 3 महीने के अंदर जो अपना रिपोर्ट है वो प्रिपेयर होगा, एनुअल रिपोर्ट, एंड द ऑडिट रिपोर्ट वगैरह प्रिपेयर करवाया जाएगा टुगेदर विद द कमेंट्स, जो भी CNAG का है या ऑडिटर का भी है, जो भी कमेंट्स वगैरह है, रिपोर्ट्स वगैरह बन गए 3 महीने के अंदर अंदर। अब ये सबके साथ उसको लेट डाउन किया जाएगा बिफोर द हाउस ऑफ पार्लियामेंट। अगर सीजी वाला है, सिंगल सीजीज है, सिर्फ सीजीज उसको होल्ड करते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट में जाएगा। अगर यहाँ पे क्या है कि एसजी भी इन्वॉल्व है, तब यहाँ पे हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर में भी जाएगा। अगर बहुत सारी एसडीज होल्ड करती है तो यहाँ पे सिर्फ बोथ द हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेशंस में ही जाएगा, जितनी एसडीज होगी उसके हाउसेस में। ठीक है, तो रिस्पेक्टिवली जाएगा। अगर सीजी इन्वॉल्व है तब यहाँ पे पार्लियामेंट में भी लेट डाउन करना पड़ेगा, लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ एसजी इन्वॉल्व है तो सिर्फ स्टेट लेजिस्लेशन में ही काम चला जाएगा, और दोनों है तो दोनों में लेट डाउन करो। ठीक है, नाउ निधि कंपनी के कुछ प्रोविजंस है जो ऐसे तो देखने में बहुत ज़्यादा, इसलिए मैंने सेल्फ लिखा है, बट इसके जो इम्पोर्टेंट है, और इतने करने से आपका निधि कंपनी ऐसा नहीं है कि आप एकदम ही वहाँ पे कुछ नहीं कर पाओगे। इसी से मेजॉरिटी क्वेश्चंस आपके आएंगे निधि कंपनी के। निधि में क्या है कि लास्ट वर्ड निधि लिमिटेड होना चाहिए। उसके बाद निधि कंपनी का पब्लिक कंपनी होना चाहिए, और ये मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल आपका 10 लाख रुपीज़ का होना चाहिए। फिर निधि कंपनी इशू नहीं कर सकती प्रेफरेंस शेयर्स को। एवरी निधि कंपनी विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन इंश्योर करेगी कि उसके नॉट लेस देन 100 मेंबर्स नहीं होने चाहिए। नेट ऑन फंड आपका 10 लाख से ज़्यादा बराबर का होना चाहिए। रेशियो जो है नेट ऑन फंड का टू डिपॉजिट वाला जो रेशियो है वो 1:20 का होना चाहिए। ये क्वेश्चन आपका बन सकता है कि आपको पूछेगा कि न्यू डिपॉजिट आप कितना एक्सेप्ट कर सकते हो, ऐसा वाले क्वेश्चन आ चुके हैं। तो ये चीज़ यहीं से उठाना है। आपको क्या करना है, अपना नेट ऑन फंड निकालना है और उसका इंटू 20 करना है। इतना आप यहाँ पे डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हो। और मान लो कि वो आ रहा है आपका 20 करोड़, ठीक है, वो 20 करने के बाद 1 करोड़ का था नेट ऑन फंड, इंटू 20 के 20 आ गया। अब आपका एक्चुअल में करंट पे डिपॉजिट आप एक्सेप्ट कर चुके हो 2 करोड़, तो बचा कितना, 18।
20 - 2 18, ये आपको क्वेश्चन बना के आ सकता है, तो ये इंपॉर्टेंट था। इसके बाद अपना अनइनकम्पर्ड डिपॉजिट नॉट लेस देन 10% ऑफ द आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट होना चाहिए। ये अनइनकम्पर्ड डिपॉजिट क्या है कि जैसे कि अनफोर्सिएबल कोई तरीके का लाइबिलिटीज आ सकता है फ्यूचर में, उसके लिए क्या करते हैं कि अपने जितना भी डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहे हैं उसका बस 10% साइड में रखना है निधि कंपनी को, ये वही चीज़ है। ठीक है कि नो निधि शॉल ओपन एनी करेंट अकाउंट नहीं खोल सकती विद इट्स मेंबर के साथ, या फिर कैरी एनी बिजनेस जो अदर देन बोरविंग या लेंडिंग वाले बिजनेस के अलावा कोई बिजनेस हो वो नहीं कर सकती है। इसके बाद निधि शॉल नॉट एडमिट, एक किसी बॉडी कॉर्पोरेट को या ट्रस्ट को एज अ मेंबर नहीं बना सकती। एंड शॉल इंश्योर इट्स मेंबरशिप नॉट रिड्यूस लेस देन 200 मेंबर एट एनी टाइम, रिड्यूस नहीं होना चाहिए। एक साल के अंदर तो 100 मेंबर से कम तो होना ही नहीं चाहिए। इसके बाद क्या होगा कि 200 मेंबर्स तक ही भी अपने पहुंच जाएंगे, और तब जाके क्या करना है कि 200 मेंबर से कम अपने को रखना ही नहीं है। एवरी निधि शॉल मेंटेन अ नेट ऑन फंड ऑफ नॉट लेस देन 20 लाख का होना चाहिए। इसका कैलकुलेशन भी अपने आगे देखेंगे कि नेट ऑन फंड का कैलकुलेशन कैसे होगा। अभी ये समझ लो कि नेट ऑन फंड नॉट लेस देन 20 लाख नहीं होना चाहिए, या सच हायर अमाउंट को एज जो सीजी आपको नोटिफाई करेगा फ्रॉम टाइम टू टाइम। जो फिक्स डिपॉजिट अपने लेता है निधि कंपनी, वो क्या करना है, एक्सेप्ट करना है फॉर अ मिनिमम ऑफ 6 मंथ का पीरियड के लिए, मैक्सिमम वो 60 मंथ का हो सकता है। इसके बाद रिकरिंग डिपॉजिट जो वो एक्सेप्ट करता है वो मिनिमम 12 महीने वाला एक्सेप्ट करना चाहिए, मैक्सिमम 60 मंथ का हो सकता है। फिर इसके बाद जो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो लोन में चार्ज किया जाता है वो कितना हो सकता है, एक्सीड नहीं होना चाहिए 7.5%, उससे ज़्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए। और ये रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से ही कैलकुलेट होगा। मान लो कि 10 लाख का कोई लोन लिया, हम उसमें 7.5% करके इंटरेस्ट चढ़ा सकते हैं। ठीक है, निधि को अलाउड है। अब वो 10 लाख में बोल रहे हैं कि 10 लाख में जो है वो यहाँ पे 1 लाख पहले ही दे दिया था, तो 9 लाख पे इंटरेस्ट चार्ज होगा, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से चार्ज होगा। ठीक है, मतलब 10 लाख पे चार्ज नहीं होगा, फिर से जितना रिड्यूस होगा उस हिसाब से। फिर निधि शॉल नॉट डिक्लेयर अ डिविडेंड, डिविडेंड जो है वो एक्सीडिंग 25% से ज़्यादा का डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकती ना फाइनेंशियल ईयर। फिर निधि शॉल फाइल इट्स हाफ ईयरली रिटर्न जो है उसका NDH 3 फॉर्म में जाएगा विद इन 30 डेज फ्रॉम द क्लोजर ऑफ दी, उसका हाफ ईयर वाला जो हाफ ईयर क्लोजर हुआ वहाँ से 30 डेज के अंदर अंदर उसको NDH 3 फॉर्म फाइल करना है, जिसमें एनुअल उसका हाफ ईयरली रिटर्न जाएगा, जिसमें कौन साइन करेगा, CAs इन प्रैक्टिस या CA इन प्रैक्टिस या फिर कॉस्ट अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस। जो लोन अमाउंट है उसका एक लिमिट है, ये प्रोविजन आप ध्यान से सुनो। लोन का अमाउंट हो सकता है 2 लाख तक अप टू, अगर उसका डिपॉजिट जो उसका एक्सेप्ट किया है उसने 2 करोड़ से कम का किया हुआ है। 7,50,000 हो सकता है अगर 2 करोड़ से ज़्यादा है बट लेस देन 20 करोड़ का है। 12 लाख तक लोन अमाउंट हो सकता है अगर डिपॉजिट है मोर देन 20 करोड़ बट लेस देन 50 करोड़, एंड 15 लाख हो सकता है डिपॉजिट अगर मोर देन 50 करोड़ रुपीज़ है। तो ये चीज़ मेरे जो है वहाँ पे क्वेश्चंस में भी आया था, मेरे अटेम्प्ट पे भी या आपके अटेम्प्ट में भी आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिमिट आपको ध्यान में रखना है, लोन का जो लिमिट है। फिर इस पर पेनल्टी क्या है, अगर ये सारे रूल्स अपने जो निधि कंपनी के पड़े उसमें अगर कोई भी रूल्स का अपने प्रोविजंस फॉलो नहीं कर रहे हैं तो इस केस में फाइन हो सकता है आपको अप टू 5 जो अपना 5,000 रुपीज़ है, और कॉन्ट्रावेंशन कंटिन्यू हुआ तो अपने को 500 रुपये पर डे करके चार्ज हो सकता है आफ्टर द फर्स्ट डे, जब तक अपने कंटिन्यू चलता है ये। और ये जो नेट ऑन फंड है निकालने का क्या है तरीका, पेड शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व कर लो प्लस SPR भी कर लो, कैपिटल रिजर्व भी ऐड कर लो, उसमें एक्यूमुलेटेड लॉसेस अपने माइनस करेंगे और बुक वैल्यू ऑफ द इंटेंजिबल एसेट भी माइनस करेंगे। बोलेगा कि आपको इफेक्टिव कैपिटल निकालिए, तो इन सच केस में क्या होगा, ये सब चीज़ होगा, लेकिन इसके साथ साथ अपने को इन्वेस्टमेंट इन द शेयर्स ऑफ अदर NBFCs भी दिया रहेगा, वो वाला अपने को माइनस करना है एडिशनली, बस बाकी सब सेम है। फिर डोरमेंट कंपनी क्या होता है, तो डोरमेंट कंपनी का जो सर्टिफिकेट इशू होता है वो अपना MSC 2 में सर्टिफिकेट इशू होता है। उसमें क्या बोलते हैं कि कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं हो रही है, या फिर वो कंपनी क्या है, इनएक्टिव कंपनी बन गई है। इनएक्टिव का मतलब क्या है कि कोई बिजनेस नहीं हुआ इन द लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर से, या फिर उसने फाइल नहीं किया फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या एनुअल रिटर्न अपना फाइल नहीं किया लास्ट 2 साल से, तो इन सच केस में आप इनइफेक्टिव कंपनी बन गए, इनएक्टिव कंपनी बन गए, आप डोरमेंट कंपनी के स्टेटस के लिए एलिजिबल हो गए। लेकिन जो अपना
पेमेंट ऑफ फीस है बाय द कंपनी टू द रजिस्ट्रार को। फिर अपना अलॉटमेंट ऑफ शेयर है टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस एक्ट, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स करना पड़ता है, ठीक है, एक्ट के रिक्वायरमेंट के लिए, मतलब कंपनी एक्ट के रिक्वायरमेंट के लिए, या पेमेंट करना पड़ता है, कुछ मेंटेनेंस लगता है ऑफिस का, रिकॉर्ड्स का मेंटेनेंस के लिए किसी को पेमेंट करना पड़ता है, अकाउंटेंट को हो सकता है, ऑफिस का मेंटेनेंस के लिए जो उसका चपरासी होगा उसको देना पड़ सकता है। फिर पेमेंट मेड बाय इट टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस एक्ट या किसी अदर लॉ के हिसाब से। ये सारे पेमेंट्स को अपने सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं बोलेंगे। इसके अलावा कोई भी ट्रांजैक्शन हो जाए अपने उसको सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन बोलेंगे। ये चीज़ ध्यान में देना है। सर्टिफिकेट एंड एप्लीकेशन किस तरीके से होगा? कंपनी आफ्टर ऑब्टेनिंग द कंसेंट ऑफ एटलीस्ट 3/4 मेंबर, इन वैल्यू पे लेना है, ये ध्यान में रखना है, इन वैल्यू पे उससे अपने कंसेंट को ले लिए, मेकिंग एन एप्लीकेशन इन द फॉर्म MSC 1 में टू द रजिस्ट्रार को फाइल करना है अपने को कि हम लोग को डोरमेंट कंपनी वाला स्टेटस चाहिए। रजिस्ट्रार आपको कंसिडर करिए आप एप्लीकेशन को, और वहाँ पे आपको जो सर्टिफिकेट इशू होगा डोरमेंट वाला वो अपना MSC 2 में इशू होगा। जो रिटर्न है डोरमेंट कंपनी को फाइल करना होता है MSC 3 फॉर्म पे, एनुअली फाइल करना होता है, इंडिकेटिंग उसका फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, और इसको CN प्रैक्टिस से साइन करवाना पड़ता है विद सच फीस जो भी लगेगा विद इन 30 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर के बाद। तो ये चीज़ आपको पूछ सकता है क्वेश्चन में कि क्या ये फाइल कर रहा है तो क्या हुआ वो डोरमेंट वाले स्टेटस में नहीं है? ऐसा नहीं है, ये तो भाई कंपलसरी है, एक्ट के हिसाब से उसको फाइल करना ही पड़ रहा है। तो इन सच केस में क्या है, ये अलाउड है। फिर एक्टिव कंपनी के लिए क्या है कि एक्टिव कंपनी के लिए एप्लीकेशन जमा होगा MSC 4 में, अलॉन्ग विद द फीस रजिस्ट्रार को जमा होगा। जब उसका क्या है कि ट्रांजेक्शन्स चालू हो जाएंगे, सिग्निफिकेंट वाले ट्रांजेक्शन्स दिख रहे हैं, सब दिख रहे हैं, तो वो रजिस्ट्रार को अप्लाई करेगी, भाई मेरे को MSC 4 में एप्लीकेशन जमा करके बोल रहे कि हमको एक्टिव कंपनी वाली स्टेटस चाहिए प्लस MSC 3 जो यहाँ पे रिक्वायर्ड थी वो सब पहले का फाइल होना चाहिए, तब जाके MSC 5 में उसको सर्टिफिकेट इशू होगा एक्टिव कंपनी वाला। इसी के साथ ये वाला जो चैप्टर है वो फिनिश होता है। थैंक यू।